वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हमने वन संरक्षण का महत्व पढ़ा था। वन संरक्षण क्यों ज़रूरी है, वन संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। और वन्य जीवों का संरक्षण हमने पढ़ लिया था। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल नीचे हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं जल संरक्षण। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल संकट के कारण, कि जल संकट क्यों आ रहा है, जल की कमी क्यों आ रही है, जबकि पृथ्वी के अधिकतर भाग पर जल है, फिर भी जल संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है। कारण ये है कि पृथ्वी के अधिकतर भाग पर जल है, पर वो पीने योग्य जल नहीं है, उपयोग योग्य जल नहीं है, वो खारा पानी है। इसीलिए जो मीठा पानी है या उपयोग योग्य जो जल है वो सीमित मात्रा में है। तो फिर भी देख लेते हैं जल संकट किन किन कारणों से आता है। जल स्रोतों का दूषित करना या होना, कि जो जल स्रोत है जैसे कुआं, तालाब, नदियाँ, इन सबको क्या किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। तो इससे भी जल संकट बढ़ रहा है कि पेयजल जो था तालाबों और नदियों में, उनको दूषित किया जा रहा है, जिससे पेयजल की कमी हो रही है और उस जल का भी दुष्प्रभाव हमें भुगतना पड़ रहा है। भूजल का अतिदोहन, भूजल का अतिदोहन का मतलब वो भूमि के जल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के द्वारा या उच्च वर्ग के द्वारा जो भूमि का जल है वो नलकूपों या कुएं के द्वारा निकाला जा रहा है, अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इससे भी जल की कमी आ रही है। जल की अधिक मांग, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग भी अधिक हो गई है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहेगी। मानसून की अनिश्चितता, मानसून भी निश्चित नहीं है, वर्षा भी निश्चित नहीं है। तो कहीं पर होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं पर अधिक हो जाती है, कहीं पर बहुत कम होती है। तो वो मानसून की अनिश्चितता के कारण भी जल का संकट बना रहता है। पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा, और जो पुराने समय में हम जल स्रोतों का उपयोग करते थे जैसे कुआं, बावड़ी, टोबा इत्यादि, जो भी पारंपरिक जल स्रोत थे उनकी उपेक्षा करने से भी जल संकट उत्पन्न हुआ है। तो जल संकट के कारण क्या क्या है, जल स्रोतों का दूषित होना, भूमि के जल का अतिदोहन करना, जल की अधिक मांग होना, मानसून अनिश्चित होना और पारंपरिक जल स्रोतों को इग्नोर करना, उपेक्षा करना। जल संरक्षण व प्रबंधन के सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जल संरक्षण व प्रबंधन, अब बात यहाँ नोट कीजिए, ये सिद्धांत है, ये उपाय है, ठीक है। जल संरक्षण व प्रबंधन के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता बनाए रखना। जल की उपलब्धता बनाए रखने का मतलब है जल पर्याप्त मात्रा में भविष्य में भी हमारे पास हो, ऐसे उपाय करना। जल को दूषित होने से बचाना, और जल को दूषित नहीं होने देना है, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे भूमि के ऊपर नदी और तालाबों में जल हो। दूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना। जो दूषित जल हो गया है या उपयोग में ले लिया गया है, उसका पुनर्चक्रण किया जाए। पुनर्चक्रण कैसे किया जाए, या तो उसे फिल्टर कर लिया जाए, या फिर से उसे गड्ढा बनाकर ज़मीन में पहुंचा दिया जाए, या वाष्पीकरण द्वारा वर्षा जल में बदल दिया जाए। तो जल संरक्षण और प्रबंधन के 3 सिद्धांत हो गए। जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को दूषित होने से बचाना, दूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। अब पढ़ते हैं जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय, कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या उपाय करें हम ताकि पानी बचे। जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। जल संरक्षण ही जीवन संरक्षण। एक तो जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए। लोग समझते हैं कि जल उनकी संपत्ति है। यदि हम अपनी ज़मीन में नलकूप बनवाते हैं तो हम समझते हैं कि उसका पानी हमारा ही है, परंतु ये राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, ये हमारा अधिकार नहीं है। तो जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए और उसका समुचित नियोजन करना चाहिए। नियोजन का मतलब अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए
कैसे उपयोग में लेना है, कैसे खर्च करना है। और साथ ही यदि हम जल को बचाएंगे तो ही जीवन को बचा सकते हैं। जल संरक्षण ही जीवन संरक्षण है। वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाए। जो वर्षा का जल है, बारिश का जल है, उसको बचाया जाए। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए तथा जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक तो पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, दूषित होने से बचाना चाहिए, खराब ना हो जाए पानी, और साथ ही उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। सही उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। भूजल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि के जल का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि का जल सीमित है। तो उसका अतिदोहन मतलब अत्यधिक उपयोग, आवश्यकता से अधिक ही उपयोग नहीं करना चाहिए। जल को पुनर्चक्रित करके काम में लेना चाहिए, कि वही है कि आप बार बार जल को फिल्टर करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से करें, उसे पुनर्चक्रित करके वापस उपयोग में लेना चाहिए। या मान लीजिए पेड़ पौधों को तो कम से कम हम वो जल प्रदान कर ही सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण व जल के सदुपयोग के लिए नदियों को जोड़ना चाहिए, कि एक तो बाढ़ ना आए किसी भी नदी में, और जल का सदुपयोग भी हो, अधिक से अधिक लोगों तक जल पहुँचे, उसके लिए नदियों को जोड़ना चाहिए। होता क्या है कि जो नदियाँ हैं वो जाकर समुद्रों में मिल जाती हैं, तो उनका पानी वेस्ट हो जाता है। तो करना ऐसा चाहिए कि नदियों को जोड़ देना चाहिए, कि मान लीजिए एक नदी में बाढ़ आती है तो उसका पानी दूसरी नदी में पहुंच जाता है जहां पर सूखा है। तो नदियों को जोड़ने से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, और साथ ही साथ है पानी का सदुपयोग भी किया जा सकता है। समुद्र में जाने से पहले उसका उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई फव्वारा या टपकन विधि से करनी चाहिए। सिंचाई कौन सी विधि से करनी चाहिए? फव्वारा या टपकन विधि से, या बूंद बूंद ड्रॉप या ड्रिप तंत्र आपने सुना होगा, उस तरह से हमें सिंचाई करनी चाहिए। समाकलित जल संभर प्रबंधन अपनाना चाहिए। अब समाकलित जल संभर प्रबंधन क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय क्या क्या है, कि जल को राष्ट्रीय संपदा माने, वर्षा जल को संग्रहित करे, जल को दूषित होने से बचाए, उसका दुरुपयोग ना करे, भूजल का अतिदोहन ना करे, जल को पुनर्चक्रित करे, नदियों को आपस में जोड़ दे, सिंचाई फव्वारा व टपकन विधि से करे, और समाकलित जल संभर प्रबंधन अपनाए। समाकलित जल संभर प्रबंधन है क्या? देखो, समाकलित का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ जल के साथ ही कई अन्य चीज़ें भी जोड़ दी जाती है। केवल जल का ही संरक्षण नहीं किया जाता, जल का ही प्रबंधन नहीं किया जाता, अन्य कारकों का भी प्रबंधन किया जाता है। तो देखिए, इसमें किसी विशेष क्षेत्र की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि, वानिकी व टेक्नोलॉजी तीनों का उपयोग किया जाता है। अब देखो क्या करते हैं कि भूमि व जल का प्रबंधन करना है, ज़मीन का और पानी का, दोनों का प्रबंधन करना है। तो उसके लिए एक तो कृषि का उपयोग किया जाता है, एक वानिकी का उपयोग किया जाता है, एक टेक्नोलॉजी, तीनों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भूमि और जल के प्रबंधन के लिए। इसमें मिट्टी का संरक्षण, अब देखो किस किस का संरक्षण किया जाता है। मैंने कहा ना कि जल के अलावा कई कारकों का संरक्षण किया जाता है। मिट्टी का संरक्षण किया जाता है, नमी का संरक्षण किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, जल को इकट्ठा संग्रहण किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, उद्यान लगाए जाते हैं, चारागाहों का विकास किया जाता है, सामाजिक वानिकी आदि शामिल है। तो केवल समाकलित जल संभर प्रबंधन केवल जल का प्रबंधन या संरक्षण नहीं है, ये मिट्टी का भी संरक्षण है, नमी का भी संरक्षण है, बाढ़ नियंत्रण है, जल संग्रहण है, वृक्षारोपण है, उद्यान बनाना है, चारागाहों का विकास करना है, और सामाजिक वानिकी भी है। इसीलिए इसे समाकलित जल संभर प्रबंधन कहा गया है। और अंत में ये लाइन आती है इसमें, अतः जल संभर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है। समग्र विकास मतलब केवल एक का विकास नहीं करता, सभी का विकास करता है, समग्र विकास की सोच है। अब ये कैसे किया जाता है? जल संभर क्षेत्र में, मतलब जहाँ जल को हमें संभर करना है या समाकलित जल संभर प्रबंधन अपनाना है, उस क्षेत्र में जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। एक बिंदु की ओर मतलब एक दिशा में प्रवाहित होता है। ढाल बना दी जाती है और ढाल के माध्यम से वो जल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तथा जल नदियों की बेसिन में इकट्ठा करके, बेसिन का मतलब
नदियों के गड्ढे जो होते हैं, नदियों का आधार तल जो होता है उसे बेसिन कहते हैं। तो जल नदियों के बेसिन में इकट्ठा करके उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब ढाल बना दी जाती है, जो भी वर्षा जल है वो उस ढाल के माध्यम से नदियों के बेसिन में चला जाएगा, नदियाँ बहने लग जाएगी, या नदियों में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका उपयोग कर लिया जाएगा। भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व पर्यावरण वन मंत्रालय तथा ये 2 बार लिख दिया गया है। तो जो जल संभर प्रबंधन है वो किस किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम एक तो कृषि मंत्रालय के द्वारा या इसके सहयोग से चलाया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाता है और पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से मतलब ये 3 जो मंत्रालय हैं उनके सहयोग से भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। अब चलते हैं वर्षा जल संग्रहण कैसे करें, क्या क्या लाभ है उसके। तो वर्षा के जल को अपनी आवश्यकता के लिए तथा भूमि जल पुनर्भरण के लिए इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। एक तो वर्षा के जल को हम अपनी आवश्यकता के लिए टैंक वगैरह में इकट्ठा कर लें, या भूजल का पुनर्भरण कर सकते हैं। भूजल पुनर्भरण का मतलब क्या है कि गड्ढा बना करके वापस उसे भूमि में पहुंचा सकते हैं। तो 2 तरह से हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। एक तो हमारे मानव निर्मित जो टैंक हैं उसमें वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उपयोग कर लिया जाए, या भूजल पुनर्भरण है, भूमि के जल को पुनः भर दिया जाए। कैसे? कच्चा गड्ढा करके उसमें वो वर्षा जल को डाला जाए और वो मिट्टी के माध्यम से नीचे चला जाएगा, भूजल पुनर्भरण हो जाएगा। तो वर्षा जल को अपनी आवश्यकता के लिए या भूजल पुनर्भरण के लिए इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके क्या लाभ है? सूखे व अकाल की स्थिति में बचा जा सकता है। जब सूखा पड़े या अकाल हो तो हमारी ज़मीन में पानी होगा, भूजल हमारे पास होगा, या टैंक में इकट्ठा किया हुआ पानी भी हमारे पास होगा। वरना यदि ये संग्रहण नहीं किया गया तो वर्षा जल बह जाएगा और हमारे कोई भी उपयोग में नहीं आ पाएगा। भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है और साथ ही भूमि के जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है, लेवल बढ़ाया जा सकता है, भूमि के जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कैसे संग्रहित करें वर्षा जल को? ताल तलियाँ बना करके, मतलब तालाब बना करके, जोहर, टाका, कुआं, बावड़ी आदि में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब है कंटिन्यू, सतत का मतलब क्या है? कंटिन्यू। पोषण का मतलब है जितना नुकसान हुआ उसको भर देना। पोषण जैसे हम भोजन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो वापस हमें एनर्जी बढ़ते हैं। तो पोषण का मतलब वही है, जितनी कमी हुई है उसको दोबारा भर देना। और विकास का मतलब है डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? जब संसाधन का न्यूनतम व आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है, कि संसाधन जो भी चीज़ है उसका कम से कम उपयोग करें, न्यूनतम उपयोग करें और हमारी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, तथा प्रकृति की न्यूनतम हानि पहुँचाकर, और प्रकृति को भी, जो भी मनुष्य द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उससे प्रकृति को भी कम से कम नुकसान पहुँचे, तथा उस हानि की पूर्ति करके जो विकास किया जाता है। और मैंने कहा ना कि जो हानि हुई, जो कमी हुई उसे भर देना। तो जो हानि हुई है उसका क्या कर दी जाए? भरपाई कर दी जाए, उसकी पूर्ति कर दी जाए, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? कि संसाधनों का कम से कम और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है, प्रकृति को न्यूनतम हानि पहुंचानी है, जो हानि हुई है उसकी भी पूर्ति करके हमें विकास करना है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अतः संसाधनों का प्रयोग सतर्कता के साथ करना चाहिए। सतर्कता मतलब सावधानी से, जागरूक होकर हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हमें बचाने चाहिए। यदि संसाधन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है वो इतना सरल नहीं रह पाएगा। प्रश्न है, राजस्थान में जल संचय या संग्रहण की विधियाँ, पद्धतियाँ बताइए। अब देखो कौन कौन सी पद्धतियाँ राजस्थान में जल संग्रहण की, वर्षा जल को संग्रहित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? खड़ीन, तालाब, झील, बावड़ी, टोबा, जो कि आगे देखेंगे। खड़ीन में क्या होता है?
खड़ीन मिट्टी का बना एक अस्थायी तालाब होता है। ये एक प्रकार का तालाब होता है जो अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर इसे तालाब बना लिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें खेती भी कर ली जाती है। तो अस्थायी इसीलिए कहा गया है। जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है, ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है। इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार व तीसरी तरफ पत्थर की पक्की दीवार बनाई जाती है। मतलब दोनों ओर मिट्टी की दीवार बना देंगे और एक तरफ पत्थर की दीवार बना देंगे। ये मिट्टी की दीवार और ये पत्थर की दीवार, और ये ढाल बना दी जाती है। यहाँ पर वर्षा जल ऐसे बहता है। और इसी प्रकार दूसरी खड़ीन भी इससे ही अटैच होती है आगे की तरफ। बहुत सारी खड़ीन इस प्रकार ही अटैच होती है। तो एक तरफ तो पत्थर की दीवार और दो तरफ मिट्टी की दीवार बनी होती है। एक खड़ीन में पानी ज़्यादा होने पर पानी दूसरी खड़ीन में चला जाता है। मैंने यही तो कहा ना कि बहुत सारी खड़ीन एक दूसरे से अटैच होती है। यदि ये खड़ीन भर जाती है तो पानी इस खड़ीन में चला जाता है, ये भर गई तो इस खड़ीन में चला जाता है। इस प्रकार से अगली खड़ीन में चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो इसमें खेती की जा सकती है। कि जब सूख जाएगा एक तो उपयोग में ले लिया जाएगा जब खड़ीन भरेगी, और जब पानी सूख जाएगा तो उसमें खेती की जाती है। तभी इसे अस्थायी तालाब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तालाब के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और खेती के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तालाब एक प्रकार का चौड़ा व गहरा गड्ढा होता है। गड्ढा ही तो होता है जो चौड़ा भी होता है और गहरा भी होता है। तालाब की तली में एक कुआं बेरी होता है। तालाब की तली में, तली मतलब मध्य में बिल्कुल सेंटर में एक कुआं बनाया जाता है जिसे बेरी कहते हैं। यह वर्षा जल संग्रहण व भूमि स्तर बढ़ाने का एक अच्छा तरीका। क्यों? क्योंकि कुआं बना करके डायरेक्टली पानी उसमें डाला जा सकता है भूमिगत जल में। तो यह वर्षा जल संग्रहण व भूमि जल स्तर बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। झील वर्षा जल संग्रहण की बहुत पुरानी विधि है। झीलों से रिसने वाला पानी नीचे स्थित कुएं, बावड़ी, कुंड आदि का जल स्तर बढ़ाता है। बावड़ी यह जल संग्रहण की पुरानी विधि है। यह कुएं के आकार से बड़ी व कम गहरी होती है। बावड़ी होती क्या है? चौड़ी तो बहुत ज़्यादा होती है पर गहरी कम होती है। कुएं जैसी होती है गोल, पर उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है या गहराई कम होती है। बावड़ी में सीढ़ियाँ व तिबारे बने होते हैं। सीढ़ियाँ बनी होती है बावड़ी में उतरने के लिए, और तिबारे मतलब बैठने के लिए जगह भी बनी होती हैं। इसमें कई कलाकृतियाँ भी बनी होती है। कलाकृतियाँ मतलब इसमें डिजाइन्स बनी होती है, कई चित्र बने होते हैं, कई पत्थर की मूर्तियाँ लगी होती है। तो इसमें सजावट का अधिक उपयोग किया जाता है। राजा महाराजाओं के समय ये बावड़ियाँ बनाई जाती थी। चांद बावड़ी का नाम आपने सुना हो। कुएं, बावड़ी, कुंड आदि का जलस्तर बढ़ाता है। चलिए टोबा देखते हैं। थार के रेगिस्तान, ये नोट कीजिएगा, थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण की बहुत पुरानी विधि है। कि थार के रेगिस्तान में किस जल संग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है? टोबा। यह नाड़ी के आकार का होता है परंतु नाड़ी से गहरा होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाड़ी के आकार का है परंतु नाड़ी से गहरा है। अब प्रश्न की बात करते हैं। कोयले के निर्माण को समझाइए व इसके विभिन्न गुण बताइए। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार बताइए। कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं? भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहाँ आपके एसएसटी में भी काम आ सकता है। तो देखिए, करोड़ों वर्षों पहले वनस्पति व जीवों के भूमि में दबने के कारण व भूगर्भ के उच्च दाब के कारण कोयले का निर्माण हुआ। कि कोयला कैसे बना है? वो करोड़ों वर्षों पहले जो धरती पर उथल पुथल हुई थी उसके कारण वनस्पति और जीव जमीन में दब गए। अब जमीन में क्या था? बहुत ज़्यादा ताप था और बहुत ज़्यादा दाब था। तापमान भी बहुत ज़्यादा था, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो जो जीव थे वो गल करके या जल करके कोयले में बदल गए। मतलब जीवों का जो ठोस भाग है वो तो बदल गया कोयले में, और जीवों का जो द्रव भाग था वो बदल गया पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम देखते हैं आगे हम, तो समझ गए कोयला कैसे बना है। करोड़ों वर्षों पहले जो सजीव थे वो भूमि में दब गए। भूमि में अत्यधिक ताप और दाब के कारण
वो कोयले में बदल गए और इस कोयले को खनिज कोयला बोला जाता है। कोयले के क्या क्या गुण हैं कि कोयला ठोस होता है, बिल्कुल ठीक है। कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कोयले में कार्बन होता है। ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दहनशील मतलब ये जलता है या इसे जलाया भी जा सकता है। कोयले की ऊर्जा का 40% भाग विद्युत में बदला जाता है कि कोयले का उपयोग करके, कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। कितने प्रतिशत बिजली? 40% भाग विद्युत में बदला जाता है। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस आदि पाए जाते हैं। ये सारे जो तत्व हैं वो कोयले में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न था कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें 94 से 98% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिन्स कोयला, जिसमें 78 से 86% तक कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, जिसमें 28 से 30% तक कार्बन पाया जाता है। और पीट कोयला, जिसमें 27% कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। और सबसे खराब या घटिया कोयला कौन सा है? पीट कोयला। अब बात करते हैं कि कोयले का भंजक आसवन क्या होता है। जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो गैस, कोलतार, अमोनिया प्राप्त होते हैं। इसे कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कोयले का भंजक आसवन किस ताप पर किया जाता है? 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड वायु की अनुपस्थिति में। अच्छा, कोयले के भंजक आसवन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? कोल गैस, कोलतार और अमोनिया प्राप्त होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोयले का भंजक आसवन। अच्छा, कोयले की खानें कहाँ कहाँ हैं या कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश में कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ प्रश्न है, पेट्रोलियम के निर्माण को समझिए। पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। पेट्रोलियम व कोयले का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कि पेट्रोल डीजल को बचाना और कोयले को बचाना, या कहे तो जीवाश्म ईंधन को बचाना क्यों ज़रूरी है? या तो ऐसा आ सकता है पेट्रोलियम को बचाना क्यों ज़रूरी है, या ऐसा आ सकता है कोयले को बचाना क्यों ज़रूरी है, या ऐसा आ सकता है जीवाश्म ईंधन को बचाना क्यों ज़रूरी है। बायोडीजल क्या है, डेफिनेशन देनी है और इसके क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो पहला आंसर है, करोड़ों वर्षों पहले वनस्पति व जीवों की भूमि में दबने के कारण भूगर्भ के उच्च ताप व उच्च दाब के कारण पेट्रोलियम का निर्माण। कोयले के निर्माण और पेट्रोलियम के निर्माण में केवल इस शब्द का अंतर है और बाकी सेम टू सेम है कि करोड़ों वर्षों पहले सजीव जमीन में दब गए, अत्यधिक दाब और ताप के कारण कोयले में बदल गए, और इधर है पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, कोयले का तो किया जाता है भंजक आसवन और इसका किया जाता है प्रभाजी आसवन। तो ये ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न घटक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, वेसलिन, स्नेहक, जिसे ग्रीस भी बोल सकते हैं हम, आदि। मतलब पेट्रोलियम का शोधन कैसे किया जाता है? भंजक आसवन विधि द्वारा, नहीं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। भंजक आसवन विधि द्वारा कोयले का शोधन करते हैं। और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या क्या अवयव प्राप्त होते हैं, क्या क्या घटक प्राप्त होते हैं? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, वेसलिन, स्नेहक आदि। पेट्रोलियम या कोयले के स्थान पर, यहाँ है ना संरक्षण क्यों करना चाहिए, पेट्रोलियम या कोयले के स्थान पर ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दूसरी ऊर्जाओं का उपयोग क्यों करें? पेट्रोल, डीजल या कोयले का उपयोग क्यों ना करें? क्योंकि ये निश्चित मात्रा में, ठीक है। और प्राकृतिक गैस के स्थान पर किसका उपयोग करें? बायोगैस का उपयोग करें। डीजल के स्थान पर बायोडीजल का उपयोग करना चाहिए। यहाँ है कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम
पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं कि पेट्रोलियम के स्थान पर तो पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग करें और डीजल के स्थान पर बायोडीजल का उपयोग करें। पेट्रोलियम व कोयला जीवाश्म ईंधन है। किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण दीजिए, तो आपको बताना रहेगा पेट्रोलियम व कोयला, खनिज कोयला भी आप लिख सकते हैं इसे, वो जीवाश्म ईंधन है। ये अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब दोबारा नहीं बनाए जा सकते या बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। प्रकृति में कोयला व पेट्रोलियम की मात्रा सीमित मात्रा है, अतः यह कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। अतः भावी पीढ़ी की सोचकर हमें पेट्रोलियम व कोयले का उपयोग सोच समझकर व आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। मतलब भावी पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए हमें यदि पेट्रोलियम और खनिज कोयला बचाना है तो हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना पड़ेगा और हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा भावी पीढ़ी के लिए, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें, उनका जीवन भी सरल रहे, अन्यथा उनका जीवन कठिन रहने वाला है। बायोडीजल क्या होता है? जेट्रोपा, करंज आदि पौधों से प्राप्त ईंधन जो डीजल के समान होता है बायोडीजल कहलाता है। बायोडीजल क्या है? जेट्रोपा और करंज से डीजल जैसा पदार्थ या ईंधन प्राप्त होता है जिसे बायोडीजल कहते हैं। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? जेट्रोपा और करंज पौधों से प्राप्त होता है और डीजल के समान ही होता है। नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब दोबारा बनाया जा सकता है। बायोडीजल का उपयोग पुराने डीजल इंजनों को बिना बदले किया जा सकता है। कहने का मतलब आज जिन डीजलों का या जिन इंजनों का उपयोग हम कर रहे हैं उन्हीं इंजनों में बायोडीजल का भी उपयोग किया जा सकता है। यह ऊर्जा का स्वच्छ विकल्प है। स्वच्छ विकल्प मतलब पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? बायोडीजल को भविष्य का ईंधन कहते हैं। यह विषैला नहीं होता, मतलब हानिकारक गैसें नहीं उत्पन्न करता है। जैव निम्नीकरणीय है, आसानी से गल भी सकता है और यह पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। चलिए देखते हैं। राजस्थान सरकार ने बायोडीजल की खेती को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है कि किसान जो है या अधिक से अधिक बायोडीजल की खेती की जाएगा, जेट्रोपा करंज की खेती की जाए, उसके लिए राजस्थान सरकार ने किसका गठन किया है? बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। चिपको आंदोलन सन 1730 में जोधपुर के राजा के महल बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। अब चिपको आंदोलन कब किया गया? 1730 में। जोधपुर के राजा थे, उनको महल बनवाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, तो उनके सैनिक राजस्थान के जोधपुर जिले के खेड़ली गांव जाकर खेड़ी के वृक्षों को काटने लगे। अब लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो वृक्षों को काटना था, तो जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में जाकर के खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। पेड़ कटने की आवाज़ सुनकर अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियां वहां आ गई। अब आसपास घर होगा अमृता देवी का, तो पेड़ कटने की आवाज़ सुनी तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां वहां पहुंच गई जहां वृक्ष काटे जा रहे थे और सिपाहियों को पेड़ न काटने का आग्रह किया। और वो कहने लगी सिपाहियों को कि पेड़ मत काटिए, परंतु सिपाही नहीं माने। सिपाही कहाँ मानने वाले थे, उनको तो राजा का आदेश था। तब अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। तो अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई कि अब ये पेड़ों के साथ हमें नहीं काटेंगे, परंतु सिपाही निर्दयी थे। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। अमृता देवी और उनकी पुत्रियां भी पेड़ों के साथ कट गई, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। ये खबर आसपास के गांवों में फैल गई और लोग वहां आकर पेड़ों से चिपकते रहे कि दूसरे लोग भी वहां आकर पेड़ों से चिपकते रहे। इस प्रकार पेड़ों को बचाने के लिए 363 विश्नोई लोगों ने, कौन सा समाज था वो? विश्नोई समाज था। तो 363 विश्नोई लोगों ने बलिदान दे दिया और आज भी विश्नोई समाज पेड़ पौधों व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प है। और आज भी विश्नोई जो समाज है वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण बहुत अच्छे से करते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड दिया जाता है। मतलब अमृता देवी के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है
जो भी वन्य जीवों का संरक्षण करता है, उनकी सुरक्षा करता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, उनको अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड दिया जाता है। खेजड़ली के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया। उत्तराखंड में भी चलाया गया 1973 में। यह आंदोलन 8 वर्षों तक चलाया गया, जिससे सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ा 8 वर्षों के बाद 1981 में कि 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। खेजड़ली के बाद चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। कि खेजड़ली के बाद जो चिपको आंदोलन था उसको किसने आगे बढ़ाया? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना व पेड़ों को काटने से रोकना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वनों की सुरक्षा की जाए और पेड़ों को काटने से रोका जाए। कर्नाटक में चिपको आंदोलन एपिको नाम से चलाया गया। कर्नाटक में चिपको आंदोलन चलाया गया और वहाँ पर भाषा अलग है, तो वहाँ पर चिपको को बोलते हैं एपिको। तो कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया, जिसका अर्थ चिपकना। खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष माना जाता है। थार का कल्पवृक्ष कौन है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कब व किसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया।